हेलो एंड वेलकम टू लॉयर ऑफ इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग आज देखने वाले हैं अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट 1 एमसीक्यूज का। ओके। और अगर आप लोग आईपीएस एसओ या जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। The Sale of Goods Act 1930 extends to the whole of India and came into force on। विक्रय माल विधि 1930 पूरे भारत में लागू होता है और किस तारीख से प्रभावी हुआ था? 1 जुलाई 1930 या फिर 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1930 या फिर 15 अगस्त 1947। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और एक बात और अनाउंसमेंट, 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस बात का जवाब आप लोग मेरे को देंगे कमेंट में। तो या तो पूरी वीडियो देखना या फिर वीडियो मत ही देखना, वो बढ़िया है, क्योंकि आधी आधी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ओके, तो ये अपने आप से वादा करो कि या तो पूरी वीडियो देखोगे वरना अभी निकल जाओगे ये वीडियो छोड़कर। तो देखते हैं इसका आंसर। 1 जुलाई 1930 को ये लागू हुआ था पूरे देश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अब बायर मीन्स, माल विक्रय के अंतर्गत बायर क्रेता का क्या अर्थ है? अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स या फिर ओनली अ पर्सन हु हैज फुली पेड फॉर गुड्स या ओनली अ होलसेलर ट्रेडर या फिर अ पर्सन हु सेल्स गुड्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। अगर सेल ऑफ गुड्स आपके पास है तो एक बार डायरेक्ट उठाइए, उसकी डेफिनेशन को पढ़िए बायर की, आपको पता लग जाएगा। और यही चीजें हैं छोटी छोटी, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स, तो ये क्या होगा? बायर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अ सेलर मीन्स, विक्रय माल अधिनियम के अंतर्गत सेलर का क्या अर्थ है? विक्रेता का क्या अर्थ है? तो अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स या फिर ओनली अ मैन्युफैक्चरर या ओनली अ रिटेलर या फिर अ पर्सन हु बायज गुड्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखें इसका आंसर क्या है। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा भाई, बच्चे थोड़ी हो, स्मार्ट बॉय हो आप, स्मार्ट लोग हो, स्मार्ट बच्चे हो। तो अ पर्सन हु सेल्स एग्रीज और एग्रीज टू सेल गुड्स। अगर सेल ऑफ गुड्स आपका क्लियर नहीं है तो वन शॉट डाल रखा है मैंने, अच्छे से समझाया है सेल ऑफ गुड्स, तो एक बार उसकी वीडियो देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed but excludes। विक्रय माल अधिनियम के अंतर्गत माल की परिभाषा में स्टॉक और शेयर, फसलें, घास तथा भूमि से जुड़ी हुई चीजें जिन्हें अलग करने का करार शामिल है, परंतु किसे शामिल नहीं करती है? आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, फर्नीचर, मशीनरी या फिर लाइव स्टॉक। ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या है। आई होप आपको तो पता ही होगा, ये है हमारा मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अ मर्केंटाइल एजेंट इज एन एजेंट हु इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू। विक्रय माल अधिनियम के अंतर्गत मर्चेंटाइल एजेंट वह एजेंट है जो जिसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्या करने का अधिकार होता है? सेल और बाय गुड्स और रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स या फिर ओनली ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स या द कलेक्ट टैक्सेस या फिर ओनली मैन्युफैक्चर गुड्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सेल और बाय गुड्स और रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द सेल ऑफ गुड्स डिलीवरी ऑफ गुड्स का मीन क्या होता है? विक्रय माल अधिनियम के अंतर्गत माल की डिलीवरी का क्या अर्थ है? तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फिर ओनली फिजिकल हैंडओवर एट अ वेयर हाउस या पेमेंट ऑफ द फुल प्राइस या फिर साइनिंग ऑफ द सेल इनवॉइस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कोई भी जो माल है, गुड्स है, उनको अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को देना, इसे डिलीवरी ऑफ गुड्स कह लेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ डीड्स including includes a bill of lading, dock warrant, warehouse keeper certificate and railway receipt because such a document is used as proof of विक्रय माल अधिनियम के अंतर्गत डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू डीड्स में बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट और रेलवे रसीद शामिल है, क्योंकि ऐसा दस्तावेज किस बात का प्रमाण है? क्या पोजेशन ऑफ और कंट्रोल ऑफ गुड्स का, या फिर ऑनरशिप ऑफ द बायर्स बैंक अकाउंट, या पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेलर्स बिजनेस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स का इसका जो है प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 4 द की डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल इज दैट इन अ सेल। धारा 4 के अंतर्गत सेल विक्रय और एग्रीमेंट टू सेल विक्रय का करार में क्या मुख्य अंतर है? प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, या फिर पेमेंट मस्ट ऑलवेज बी मेड इन केस, या फिर द गुड्स मस्ट ऑलवेज बी फ्यूचर गुड्स, या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिक रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका आंसर देने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ सेल और सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब होता है, आपने बैनामा सुना होगा, मतलब कि आप गए, आपने ए से, आप और बी, ए हो और ये बी है, आपने 50,000 रुपए में कोई चीज बेच दी और इन्होंने खरीद ली, तो इन्होंने आपको 50,000 रुपए दे दिए और आपने वो चीज इन्हें दे दी, ट्रांसफर कर दी तुरंत के तुरंत। ये हो गई सेल। लेकिन आप ए हो और ये बी है, आपने कहा भैया हमारी कार खरीदोगे? बी ने कहा खरीद लेंगे। तो बोले ठीक है भैया, लिखा लो, एग्रीमेंट कर लो और 10,000 रुपए अभी दे दो और परसों को कार खरीद लेना। बी बोले ठीक है भाई, 10,000 बी ने दे दिए और परसों की डेट डाल दी, मान लो कोई भी डेट मान लो XYZ, वो डाल दी और फिर क्या हो गया, वो करार हो गया। ठीक है, कि जो सामान है उसका बयाना आ चुका है और जो प्रॉपर्टी है, गुड्स हैं, वो जो है परसों को बेच दी जाएंगे। जब वो बी जो है 40,000 और दे देगा, तब उसका जो पोजेशन है उसको दे दिया जाएगा गुड्स का। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया। तो यही डिफरेंस है सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। आई होप सबको पता चल गया होगा। आंसर इसका प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू बायर इमीडिएटली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 4(3) एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। धारा 4(3) के अंतर्गत विक्रय का करार कब विक्रय बन जाता है? When the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property is to be transferred, या only when the buyer resells the goods, या फिर immediately upon signing in every case, या फिर it never always remains an agreement। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड से आप लोग। ओके, तो सबको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर हमारा ए, व्हेन द टाइम elapses और द कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 5 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय। धारा 5 के अंतर्गत विक्रय का करार कैसे बनता है? एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, या फिर रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट ओनली, या पेमेंट ऑफ एन एडवांस ओनली, या फिर अनऑथराइज्ड डीड ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आई होप आपको आंसर पता होगा ही होगा, क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हो, इसलिए इंटेलिजेंट बच्चों। तो इसका आंसर है एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 6 फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स दैट आर। धारा 6 के अंतर्गत फ्यूचर गुड्स का क्या अर्थ है? टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, या फिर ऑलरेडी ओन्ड एंड इन सेलर्स वेयरहाउस, या गुड्स दैट हैव ऑलरेडी पेरिश्ड, या फिर ओनली इंपोर्टेड गुड्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे मेरे को, इसका क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अंडर सेक्शन 7 if specific goods have without the knowledge of the seller perished at the time of the contract was made, the contract is। धारा 7 के अंतर्गत यदि विशिष्ट माल विक्रेता की जानकारी के बिना करार बनने के समय ही नष्ट हो चुका हो, तो करार क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइडेबल एट द बायर्स ऑप्शन होगा, फुली इन्फोर्सेबल होगा, या फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल।
इसका आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग को, बस आप दे देंगे आंसर फिर भी। ओके, तो देखें इसका आंसर। इसका आंसर हमारा वाइड। अब एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ए है और बी है। ए ने बोला भाई 50 किलो टमाटर पड़े हैं, 50 केजी टमाटर पड़े हैं, कितने में खरीदोगे? बी ने बोला भैया 1000 में खरीद लेंगे। ए बोले ठीक है। अब जब ए पहुंचे टमाटर देखने, तो टमाटर तो सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच बना हुआ, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 8, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल specific goods and the goods without fault of either party perish before the risk passes to the buyer. The agreement is। धारा 8 के अंतर्गत यदि विशिष्ट माल के विक्रय की करार में जोखिम क्रेता को स्थानांतरित होने से पहले बिना किसी पक्ष की गलती के माल नष्ट हो जाए तो करार क्या होगा? Thereby avoided if still binding on both parties automatically transferred to a third party या फिर converted into a sale। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा ये अवॉइड कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 9 ऑफ द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर एग्रीड। और धारा 9 के अंतर्गत विक्रय करार में कीमत करार द्वारा तय की जा सकती है, सहमत तरीके से तय होने के लिए छोड़ी जा सकती है। और कैसे तय हो सकती है? डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या फिर ऑलवेज सेट बाय द गवर्नमेंट, या फिर इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग बिफोर डिलीवरी, या इट कैन नेवर बी लेफ्ट अंडरमाइंड अनडिटरमाइंड। ओके, 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। आई होप इसका भी आंसर आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, हम लोग सीखने को ही बैठे हैं यहाँ पर, सीख कर ही जाएंगे। तो इसका आंसर है डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 10 वेयर द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी हु फेल्स टू मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट इज। धारा 10 के अंतर्गत यदि किसी तीसरे पक्ष के मूल्यांकन से तय होनी है और वह मूल्यांकन करने में विफल रहे तो करार क्या होता है? वाइड होगा, या फिर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स एट जीरो प्राइस, या फिर कन्वर्टेड इनटू अ गिफ्ट, या फिर ऑलवेज फुली वाइड विद नो एक्सेप्शंस। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के, और अपने क्वेश्चंस गिनते रहिएगा, कितने सही करे आपने, कितने गलत करे। चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप कितने गलत किए हैं ये देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट दैट द बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड एप्रोप्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 11 unless a different intention appears from the contract stipulations as to the time of payment are। धारा 11 के अंतर्गत जब तक करार से भिन्न आशय प्रकट न हो भुगतान के समय संबंधी शर्तें कैसी मानी जाती है? नॉट deemed to be the essence of a contract of sale, या फिर always deemed to be a essence of, या फिर irrelevant to the contract, या फिर binding only on the seller। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडर सेक्शन 12 a condition is stipulation essential to the main purpose of the contract breach of which gives the aggrieved party the right to। धारा 12 के अंतर्गत कंडीशन एक ऐसी शर्त है जो करार के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जो जिसके भंग होने पर पीड़ित पक्ष को क्या अधिकार मिलता है? रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ओनली क्लेम डैमेजेस, नेवर रिजेक्ट द गुड्स, या फिर नथिंग एट ऑल, या ओनली डिमांड अ डिस्काउंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं अपना आंसर क्या है। ये है हमारा रेपुडिएट किया जाएगा, रिजेक्ट कर देगा क्या? गुड्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडर सेक्शन 13 a breach of condition may have to be treated as a breach of warranty losing the right to reject the goods here। धारा 13 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में कंडीशन के भंग को वारंटी के भंग के रूप में माना जाना पड़ सकता है, जिससे माल अस्वीकार करने का अधिकार समाप्त हो जाता है? The buyer breaks the condition or the contract is non-severable and the buyer has already accepted the goods
या फिर द सेलर यूनिलैटरली डिसाइड सो, या द गुड्स वर नेवर डिलीवर्ड, या फिर द प्राइस हैज नॉट येट बीन पेड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा बायर वेव्स द कंडीशन, या फिर उसने जो है गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, तब फिर उसका जो है रिजेक्शन का या फिर ब्रीच ऑफ वारंटी का केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा गुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उससे पहले ये समझा दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। मान लो कि ए है और ये बी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि भाई मेरे को 30 किलो टमाटर चाहिए, बिल्कुल पके हुए। बी ने कहा ठीक है भाई मिल जाएंगे और पैसे भेज देना। ए ने बोला पैसे भेज देंगे भैया, 1000 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए में हो जाएगा। बी ने बोला ठीक है। बी ने ट्रांसफर कर दिए टमाटर, लेकिन टमाटर जो थे वो खराब थे, सड़े हुए। अब अगर ए जो है उन टमाटर को वापस कर देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये गारंटी भी है, वारंटी भी है, और नॉर्मली भी उसने लिए नहीं इसलिए। दूसरी बात, अगर ए रख लेता है उन टमाटर को और पैसे भी पे कर देता है, तो फिर उसने अपना जो राइट है वो वेव कर दिया है, और फिर वो बाद में रिजेक्ट नहीं कर पाएगा गुड्स को। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 14, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल there is an implied condition that the seller has the right to sell the goods and an implied warranty that the buyer shall have and enjoy। धारा 14 के अंतर्गत हर विक्रय करार में यह अंतर्निहित शर्त होती है कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है, और यह अंतर्निहित वारंटी होती है कि क्रेता को क्या प्राप्त और भोगने का मिलेगा। क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंसेस, या फिर कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, या ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी, या फिर फ्री आफ्टर सेल सर्विस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 15, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट। धारा 15 के अंतर्गत जब माल विवरण के आधार पर बेचा जाता है तो कौन सी अंतर्निहित शर्त होती है। द गुड्स सेल करस्पेंड विद द डिस्क्रिप्शन, या फिर द गुड्स मस्ट बी चीपेस्ट अवेलेबल, या फिर सेलर मस्ट बी मैन्युफैक्चरर, या फिर द प्राइस मस्ट बी फिक्स्ड इन एडवांस ऑलवेज। कमेंट में इसका आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देंगे। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम देखेंगे अब क्वेश्चन 21, अंडर सेक्शन 16 द रूल of Kiwi Temperature has an exception where the buyer relies on the seller's skill or judgment and makes known the particular purpose for which the goods are required. Here there is an implied condition of। धारा 16 के अंतर्गत क्रेता सावधान रहे कि सामान्य नियम का बात तब है जब क्रेता विक्रेता के कौशल या निर्णय पर भरोसा करता है और माल की विशेष प्रयोजन बता देता है। यहाँ कौन सी अंतर्निहित शर्त होती है। फिटनेस फॉर द पार्टिकुलर पर्पस, या फिर लोएस्ट मार्केट प्राइस, या फिर फ्री होम डिलीवरी, या फिर अनलिमिटेड वारंटी पीरियड। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है फिटनेस फॉर द पार्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 16, एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी अप्लाइज व्हेन गुड्स आर बाउट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु। धारा 16 के अंतर्गत विक्रय गुणवत्ता की अंतर्निहित शर्त तब लागू होती है जब माल किस विक्रेता से विवरण के आधार पर खरीदा जाएगा। तो डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और नॉट, या फिर इज ओनली अ गवर्नमेंट सप्लायर, या ही हैज फीवर देन 5 एम्प्लॉइज, या फिर सेल्स ओनली इंपोर्टेड गुड्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, सोच लिया आंसर। चलो देखते हैं सही है गलत है। तो इसका डील्स इन गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 17, इन अ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क शैल करस्पेंड विद द सैंपल इन क्वालिटी एंड द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ। धारा 17 के अंतर्गत नमूने द्वारा विक्रय में अंतर्निहित शर्त होती है कि थोक माल गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होगा और क्रेता को किसका उचित अवसर मिलेगा।
कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल या फिर रिसेलिंग द सैंपल सेपरेटली, चेंजिंग द एग्रीड प्राइस या फिर कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रीजन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। कंपेयरिंग बल्क विद द सैंपल, ठीक है। जब कोई सैंपल दिखाता है ना किसी चीज का और आपने ऑर्डर कर दिया, फिर उसके बाद वो सैंपल के ही तरीके का होना चाहिए, सैंपल की ही तरह होना चाहिए, गलत प्रोडक्ट नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन कोटोरियर वर्सेस हास्टी, a cargo of corn had already perished before the contract of sale was made. Though neither party knew this, the court held that agreement to be void. This principle is now reflected in which provision of the sale of goods. तो कुटूरियर बनाम हैस्टी के मामले में मक्का का एक जत्था करार बनने से पहले नष्ट हो चुका था और उनमें दोनों पक्ष में से किसी को जानकारी नहीं थी और न्यायालय ने करार को शून्य माना, ठीक है। तो यह माल अधिनियम के किस प्रावधान में है? धारा 7 में है, धारा 14 में है, धारा 45 में या फिर धारा 64 में है। ओके, 5 सेकंड्स आपके पास, मैं पढ़ा भी चुका हूँ अभी कुछ टाइम पहले, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 7, गुड पेरिसिंग बिफोर द मेकिंग द कंटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इन रोलैंड वर्सेस दिवाली। Diwal, the buyer of a car used it for the several months before discovering the seller never had good little to it. The court allowed the buyer to recover the full price paid, treating it as a total failure of consideration. This case illustrates the importance of which implied term. रोलैंड वर्सेस देवाल मामले में कार के क्रेता ने कई महीनों तक उसका उपयोग करने के बाद पता चला कि विक्रेता के पास उसका वैध स्वामित्व कभी था ही नहीं। वह जो कार थी वो चोरी की थी। न्यायालय ने क्रेता को पूरी कीमत वापस करने का अधिकार दिया, इसे प्रतिफल की पूर्ण विफलता मानते हुए। मामला कहाँ पर दर्शाता है? तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द सेलर्स राइट टू सेल या फिर इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस फॉर पार्टिकुलर पर्पस या द रूल ऑफ कैपिटल द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए और इम्पोर्टेंट केस लॉज है तो ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेलर्स राइट, ठीक है। जब हम किसी से सामान लेते हैं कुछ, तो हम यही मानकर चलते हैं कि इस व्यक्ति को बेचने का अधिकार है सामान, ये मालिक है उस चीज का। बट अगर नहीं निकलता है तो ये हमारे केस में उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। तो एक और अनाउंसमेंट है, उससे पहले 25 में से आपके कितने आंसर सही गए थे ये बताना कमेंट में, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो भी बताना कमेंट में। और एक अनाउंसमेंट, ये अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ की, तो नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे, एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, आईबी और जुडिशरी के लिए 20। ये सब आपको मैटर मिलेगा 399 में। बस क्यूआर स्कैन करिएगा पेमेंट के लिए या फिर इस नंबर पर पेमेंट करिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 1 से 2 घंटे में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी बताना, ठीक है। जय हिंद।